बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है एक नाकाबिले यकीन और सच्ची कहानी, किस्मत का चक्कर। सुबह के कोई 8 बजे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ रवा दवा थीं। मैं किस्मत का मारा एक होटल में बैठा था, जिसे हिंदुस्तान के लोग ढाबा और हमारे लोग छप्पड़ होटल कहते हैं। कराची में इस किस्म के होटल बहुत हैं। ये एक चाय का होटल था। बहुत से लोग यहाँ आते और चाय पी के चले जाते, पर मेरी यहाँ आने की और एक कप चाय पीने की आदत सी बन गई थी। इसका एक फ़ायदा ये भी था कि यहाँ अखबार डेली आता था और मैं उसमें अपनी किस्मत तलाश करता था। मैं किस्मत से मुतल्लिक कहानियाँ और कालम भी पढ़ता था और नौकरियों के इश्तिहार भी। पिछले कितने सालों से ये मेरा मामूल बन चुका था। डिग्रियाँ तो बहुत थी, मगर दिल करता था कि उनको आग लगा दूँ। उनकी अब मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रही थी, मगर मजबूरी थी। इंसान जब तक मर नहीं जाता उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं होती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर था। सामने सड़क पर चलते हुए राहगीर और उनके मुख्तलिफ बुझे और रोशन रोशन चेहरे अलग अलग दास्तान सुनाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि ये मेरे नज़दीक आते मगर फिर कुछ कहने की बजाय पास से गुजर जाते। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आते थे, और शायद इसलिए कि मैंने ज़माने के नशेब व फ़राज देखे थे। सुना था कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन मुझे इस कहावत पर शायद यकीन नहीं। हो भी कैसे? मैंने अपना नसीब चमकाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। किस्मत इंसान के हाथों में हो ही नहीं सकती। ये तो बनाने वाले के हाथ में है। इंसान के बस में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिल्कुल बेबस है। लेकिन जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ कि आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो उसे चाहिए कि मेहनत करे, तो मेरा सर फटने लगता है। जी करता है उस शख्स को गोली मार दूं जिसने ये अल्फाज कहे हैं, जिसने इंसान को मेहनत की तरफ गामजन करने की पूरी कोशिश की है। गो के मेहनत करना जुर्म नहीं, लेकिन फिर ये बात वाज़ेह नहीं कि जो लोग जो मेहनत भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों? इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कोई अहलियत नहीं होती, और वो ऐसे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं कि बताते हुए शर्म आती है। ऐसे लोग भी जो एक हरफ नहीं पढ़े होते, यहाँ तक कि अपना नाम नहीं लिख सकते, और सरकारी इदारों से काफ़ी भारी मिकदार में तनख्वाह लेते हैं। ऐसे लोग भी देखे जो काफ़ी समझदार, अहल और काबिल होते हैं, लेकिन उनके मुकद्दर शायद उनके इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो दर दर की खाक छानते फिरें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर किस्मत थोड़ी देर के लिए मेहरबान हुआ करती है, कुछ पर हमेशा के लिए। कुछ कहते हैं कि खुदा छप्पड़ फाड़ कर देता है, और कुछ कहते हैं कि देता है और फिर छीन लेता है। कुछ लोग इसे मुकद्दर, किस्मत, तकदीर और इस जैसे और नामों से पुकारते हैं कि उनका खेल है। लेकिन ऐसे लोगों को आखिर किस बात की सज़ा मिलती है? मुझे आज तक इस बात की कोई भी समझ नहीं आई। कुछ अर्सा पहले एक फ़कीर से सामना हुआ। उसने कहा, मैं जो ये भीख मांग रहा हूँ ये मेरी किस्मत है, और तू बाबू वाले लिबास में तलाश कर रहा है, ये तेरी किस्मत है। मेरे पैरों में जूतियाँ भी नहीं, ये मेरी किस्मत है, और तेरे पैरों में है फटी हुई, तो ये तेरी किस्मत है। इस दुनिया में सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं और चले जाते हैं। एक और साहब थे, काफ़ी समझदार और बीए पास, किसी अखबार में काम करते थे। उन्होंने एक दिन कुछ यूँ कहा, अगर अब्राहम लिंकन की पिछली ज़िंदगी का मुतालिया करो तो वो एक लकड़हारे का बेटा था, मगर देखो वो अमेरिका का सदर गुजरा है। क्या उसकी किस्मत ने सदर बनाया या उसकी मेहनत ने? इसलिए यकीन रखो कि इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में है। वो मेहनत करके उसे तब्दील कर सकता है, बुरे से अच्छी की तरफ, और अगर अच्छी है तो सुस्ती और काहली से बुरी बना सकता है। कुछ अजीब सी हलचल थी। क्या ये पीर, फ़कीर, जादूगर हमारी किस्मत तब्दील कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जो मेरी किस्मत बदल दे? कुछ लोगों ने तो ये भी मशवरा दिया कि मियाँ शादी कर लो तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जब हर एक इंसान की किस्मत अलग है तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या एक इंसान दूसरे की किस्मत बदल सकता है? इसमें इतनी ताकत है? मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई।
और किस्मत से मुतल्लिक कोई भी बात समझ नहीं आई और शायद कभी आए भी ना। कब चाय ख़त्म हो गई थी और कब मैं यहाँ पहुँचा कुछ खबर नहीं। उस वक्त मुझे सिर्फ घंटी का इंतज़ार था कि ये कब बजती है। ये थी तो आम इलेक्ट्रिक घंटी, लेकिन उसे आप मेरी किस्मत की घंटी भी कह सकते हैं, जिसका मुझे पिछले 5 घंटों से इंतज़ार था। आखिरकार ये बज गई। उस सेक्रेटरी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और आंखों से एक क़यामत खेज़ अंदाज में दरवाजे की जानिब इशारा किया, जिसका मतलब था कि मैं इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकता हूँ। मैं उठा और जब उस क़यामत के करीब पहुँचा तो उसे गला खंखार कर शुक्रिया कहा, जिसका उसने अंग्रेज़ी में जवाब दिया, यू वेलकम जनाब। मैं अंदर दाखिल हुआ और बग़ैर पूछे ही एक नशिस्त पर बैठ गया। सामने बैठने वाली लड़की, नहीं उन्हें मैं खातून कहूँगा क्योंकि ये उस उम्र से निकल चुकी थी जिन्हें हम लड़की कहते हैं। उनके बाल स्याह शक्ल, कलमी आम की तरह लंबी और किसी हद तक चौड़ी भी थी, रंग सांवला, और उसके हाथों में पुराने ज़माने के कंगन जाहिर कर रहे थे कि ये खातून क्लासिकल दौर की हैं। मिस्टर, आपका मुकम्मल नाम? उसने मेरे बैठते ही सवाल किया। जी, आपके पास जो मेरी फ़ाइल पड़ी है, जिस पर मैंने डाक खर्च समेत पूरे 200 रुपये खर्च किए हैं, उसमें मेरा नाम और मेरे मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज हैं। उसको पढ़ लेने से आपका और मेरा, हम दोनों का टाइम बचेगा। मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और गला साफ करके कहा, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग हमारी फ़ाइलें भी मांग लेते हैं। कोई अधूरी फ़ाइल हो तो आप लोग कबूल भी नहीं करते, लेकिन ख़ुद इतनी जहमत नहीं करते कि उसे उम्मीदवार के आने से पहले पढ़ लें। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मुझे उम्मीद थी कि वो अगले लम्हे के लिए मुझे दफ़ा होने के लिए कहेगी, इसलिए मैं पहले से अपनी सीट से उठ गया। लेकिन उसने अगले ही लम्हे रिवॉल्विंग चेयर को घुमाया और मुस्कुरा कर कहा, आप उठ क्यों गए? इसलिए कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं कि यहाँ मेरी दाल गलेगी। अगर दाल गल जाए तो? उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर कहा। मैं कुछ अजीब सी कैफियत से दो चार था। लगता है आप पहले बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं। उसने बैठने का इशारा किया। जी कुछ ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। जनाब, आपका इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोग आप लोगों की फ़ाइल वाइल नहीं पढ़ते और सवाल करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आज मैं इस बात का अजाला कर दूं तो आपको अपना इल्ज़ाम वापस लेना होगा। जी? मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। मतलब ये कि आप अपनी नौकरी पक्की समझें और अपना इल्ज़ाम वापस लें। उसने मुझे देखा। अजीब सी नज़र थी उसकी, जैसे जिगर के पार होती हुई महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर अजीब सी रौनक आ गई थी। उसने एक बार फिर मुझ पर नज़र डाली और अपना ब्लैक चश्मा उतारते हुए कहा, लेकिन आपको मैंने वो अपॉइंटमेंट नहीं दी जिसके लिए आप यहाँ आए थे। तो मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, हो सकता है मैं आपको अपनी कंपनी का चौकीदार रखूँ, ये भी हो सकता है कि क्लर्क या हेड क्लर्क, मगर ये भी हो सकता है कि आपको मालिक बना दूँ। बहरहाल ज़्यादा सोचिए मत, आप कल आ जाइएगा, आपको मिस्टर हमदानी काम समझा देंगे। और परेशान ना हो, आपकी तनख्वाह आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा होगी। इसके साथ ही उसने कहा, मिस्टर, अब तो अपना नाम बता दो खुद ही प्लीज़। जी मुझे रहमान अली बेग कहते हैं। ओके रहमान साहब, आप जाइए, अब कल आइएगा, उसने कहा और मैं वहाँ से चलता बना। उस दिन मैंने अपना बाकी का वक्त साहिल समंदर पर गुजारा और इस हवा को ढूंढने की कोशिश की जो मेरा भी नसीब तब्दील कर दे, जो मेरे सितारों को गर्दिश से निकाल दे। कुछ होश आया तो अपनी बहन मारवी का ख्याल आया। जल्दी से बाज़ार की जानिब रुख किया और एक सुर्ख रंग की चादर खरीदी और साथ ही एक मिठाई का डब्बा, और शाम में घर पहुंचा। मारवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही थी। मिस्टर हमदानी एक उधेड़ उम्र आदमी थे और उन्होंने मुझे काम बहुत जल्द समझा दिया। मेरा काम इतना मुश्किल नहीं था। मुझे उन खातून के साथ मैनेजर मुकर्रर किया गया था। मेरा काम उनकी मीटिंग उनके दूसरे दफ्तर के काम से मुतल्लिक था, बिल्कुल इस तरह जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट का होता है। उनका नाम पूछने पर हमदानी साहब ने कहा, उन्हें नहीं मालूम क्योंकि उन्हें भी 1 महीना ही हुआ है और वो सिर्फ उन्हें मैडम कहते हैं। सुना है कि मैडम का बैरूनी मुल्क भी कारोबार है और यहाँ तो उनका ये सब ऑफिस था। तकरीबन 11 बजे एक काली क्रोला रुकी और मैडम बाहर आईं। एक मुलाजिम उनका लैपटॉप वाला बैग लेकर ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुछ देर में मैं उनके ऑफिस में था। रहमान साहब, उम्मीद है आपको काम समझ में आ गया होगा। आप मेरे मैनेजर हैं और कंपनी की काफ़ी जिम्मेदारी के काम भी करने होंगे। आप परेशान ना होना, आपको जहाँ भी समझ ना आए मुझे बताइएगा, हम उससे मिलजुल कर हल करेंगे। मैडम ने मुस्कुराकर अपनायत भरे लहजे में कहा,
मैडम, मैंने तो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे मैं निभा भी सकूंगा या नहीं, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्यों नहीं निभा सकते? उसने कहा और फिर खुद ही बोली, मैंने कहा ना कि जहाँ भी प्रॉब्लम पेश आए तो मुझे बताना, मैं किस लिए हूँ। और एक और बात भी, मैनेजरी में आपको कंप्यूटर पे काम करने का पूरा मौका मिलेगा, परेशान ना होना। और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर यह सिलसिला चल निकला, बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्मों और कहानियों में होता है। वो दिन ब दिन मेरे करीब आने लगी थी, अपनी हर बात मुझे बताना ज़रूरी समझने लगी थी और मेरी हर बात को ज़बरदस्ती पूछना, मेरे बगैर खाना खाना उसने छोड़ दिया था। कई दफ़ा जब मैं देर तक काम करता तो मुझे ज़बरदस्ती काम से छुट्टी का कहती। वो मुझ पर अपना हक जताने लगी थी, लेकिन मैंने कभी उसका जवाब ऐसे नहीं दिया जैसे वो चाहती थी। कंपनी के दूसरे मुलाजमीन मेरी इज्जत करने लगे थे और मुझसे अपने मसाइल शेयर करते थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई थी। कभी कभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत शख्स तस्वुर करने लगता था। कहाँ वो पुरानी कच्ची गलियाँ और कहाँ एक वीआईपी बंगला और एसी वाला दफ्तर। ये सब किस्मत का खेल था और मेरी किस्मत तब्दील करने में सोनिया मैडम का बहुत हाथ था। उसकी वजह से तो था सब कुछ। खैर, मैंने सारा काम समझ लिया था। मेरा काम एक तरह से मैडम सोनिया को असिस्ट करना था। एक दिन सोनिया अपने शीशे के दफ्तर में खड़ी नीचे सड़क की तरफ देख रही थी कि मेरे आने पर पीछे मुड़ी और कहा, रहमान, एक बात कहूँ? जी, मैंने कहा। तुम्हें मेरे साथ शिकागो जाना होगा, कल शाम की फ़्लाइट है। जी, मैंने बमुश्किल कहा। हाँ, बहुत एमरजेंसी मीटिंग है। अगर हम नहीं गए तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुखालिफ कंपनी को ये टेंडर मिल जाएगा। मुझे हर हाल में ये टेंडर हासिल करना है। मैडम, वो तो ठीक है, पर मेरी एक बहन है, वो घर में अकेली। मेरा तो और कोई काबिल भरोसा है भी नहीं जिसके पास छोड़ जाऊं उसे। इस तरह मेरी बहन की बात छिड़ गई तो उसकी तालीम का तज़किरा भी सामने आया और तय ये पाया कि उसे शहर की यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाएगा और तमाम खर्च मैडम सोनिया बर्दाश्त करेंगी। अब तो मेरा जाना ज़रूरी हो गया था और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। शाम में मारवी को सब कुछ समझाया। वो यूनिवर्सिटी का सुनकर बहुत खुश हुई और रजामंद हो गई। ये टाइम मुझे याद आएगा, शायद मैं जो कभी जहाज़ को नीचे से उड़ता हुआ बचपन में देखता था, आज मैडम सोनिया की वजह से उसमें सवार था। हमने एक 5 स्टार होटल में क़याम किया और सुबह मीटिंग अटेंड की जो कि एक और होटल में थी। उस शाम को सोनिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे टेंडर मिल गया था। उसने मुझे कहा, रहमान साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी मैडम, मैंने कहा तो वो मुस्कुराई और कहा, अगर आइंदा तुमने मुझे मैडम कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में अब हमारे बीच इतनी कुर्बत आ गई है कि तुम मुझे सोनिया और मैं तुम्हें रहमान कह सकूं। इससे पहले भी उसने ऐसा कई बार कहा था, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और आज तो उसने हद ही कर दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने पूछा। उसके स्याह घनेरे बाल साहिल समंदर की हवा से लहरा रहे थे और ब्लैक चश्मा पहने वो क़यामत लग रही थी। जी, मैंने हैरानियत से कहा। मैं समझा नहीं। यार, समझने की इसमें क्या बात है? मैंने कोई अलजबरे की ज़ुबान इस्तेमाल की है? सीधा तो कहा है कि मुझसे शादी करोगे। आप मजाक कर रही हैं। वो मुस्कुराई। यार, पहले कभी ऐसा मजाक किया है? मेरी खामोशी पर उसने खुद ही कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो हम शादी कर लेंगे। अगर ना में हुआ तो यकीन करो कि हमारे ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे, बल्कि इससे भी अच्छे होंगे। तुम किसी भी प्रेशर में रहकर फ़ैसला ना करना। ये हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला है। 3 दिन गुजर गए और कब हमारी शादी हुई पता भी नहीं चला। मैं बहुत खुश था। मेरी बहन की तालीम भी स्टार्ट हो गई थी और मुझे एक खूबसूरत और मालदार बीवी भी मिल गई थी। सोनिया वाकई एक अच्छी बीवी साबित हुई। उसने सब कुछ मेरे नाम करके खुद घर संभाल लिया। कभी कभी दफ्तर आती। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा था। मैं क्या, मेरी तमाम बेकार दोस्त और ये दुनिया, ये जालिम दुनिया जो किसी को बसता देख सकती है और ना बर्बाद। ये एक सुहानी शाम थी जब मुझे घर से नौकरानी का फ़ोन आया और कहा कि जल्दी पहुँचें। सोनिया मैडम गिरकर बेहोश हो गई हैं। कुछ लम्हों में मैं शहर के महंगे अस्पताल में घूम रहा था। जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला, उसका मुंह लटका हुआ था। मिस्टर रहमान, आप हैं? उसने कहा। जी, आपकी बीवी को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। आप हौसला रखें, पर ये चंद दिन की मेहमान हैं। चाहे आप बैरून मुल्क क्यों ना ले जाएं, एक ही जवाब मिलेगा। मैं सर पकड़कर बैठ गया था, शायद या गिर गया था, बल्कि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने क्या कहा है।
उस रात सोनिया और मैं एक दूसरे के गले लग के बहुत रोए। उसे भी शायद डॉक्टर या किसी और की ज़ुबानी मालूम हो गया था और उसने एक और इंकशाफ किया जो मुझे काफ़ी अजीब लगा। उसने कहा, मुझे पहले से इल्म था, ये मुज़ी मर्ज़ मुझे पहले भी था, मगर काफ़ी हद तक इलाज ने उसे खामोश कर दिया था। और असल बात यह थी कि उसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों। उसका इसने जवाब दिया कि वो ज़िंदगी के कुछ पल मेरे साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए हकीकत मुझे नहीं बताई। इसके मुताबिक मैं पहली ही मुलाकात में उसके दिल में उतर गया था, और अगर वो मुझे बताती तो शायद मैं नौकरी छोड़कर चला जाता और उसे कबूल ना करता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने एक और बात बताई जिसे सुनकर मुझे कई झटके लगे। उसने कहा, रहमान, मेरी एक पागल बहन भी है जो कि शिकागो के एक महंगे तरीन हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मैंने ये हकीकत तुमसे पहले तो छुपा ली और फिर सोचा कि मौका मिलते ही बता दूंगी, और आज ज़िंदगी ने मौका दिया भी तो किस हाल में। मैंने तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मेरी बहन बिल्कुल पागल है और जायदाद संभालने की पोजीशन में नहीं, और ना ही शायद कभी उसके लिए तुम बेगम रहो। उसके लिए मैंने सिर्फ शिकागो के कुछ शेयर्स रखे हैं, इसलिए तुम इससे मुतल्लिक कोई फ़िक्र न करना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैं उसके गले लगकर खूब रोया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी किस्मत मुझे किस समत ले जा रही है। मेरी ज़िंदगी की कश्ती हचकोले ले रही थी। ना जाने उसे डूबना था या इसी तरह हचकोले लेने थे। मंजिल तक पहुंचना था। वो शायद सोनिया का कोई था। उसके जानने वाले इक्का दुक्का मेहमान थे जो मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे थे। इतने में एक काला कोट पहने आदमी आया जो शक्ल से वकील लगता था। उसने कहा, मुझे एडवोकेट अहमद शेरवानी कहते हैं। मैं मिस्टर अफरीदी का वकील हूँ। मैंने कुछ बात करनी है आपसे मैडम सोनिया की बहन किरण के बारे में। उनके शोहर मिस्टर अफरीदी ने आपके ख़िलाफ़ केस किया है कि आपने मैडम सोनिया की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उनसे तमाम जायदाद हथिया ली है, और कानूनी तौर पर तमाम जायदाद पर हक मिसेस अफरीदी यानी किरण का है। मुझे जैसे 220 वोल्ट का करंट लग गया हो। ये मेरे साथ हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है किरण तो पागल है, और कानूनी तौर पर एक पागल जायदाद कैसे संभाल सकती है। मैंने बमुश्किल कहा, मैडम मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं, और सेहतियाब होते ही उन्होंने पहला काम ये किया है। वकील ने कहा। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस रात मुझे ज़रा भर भी नींद नहीं आई। मैं मुसलसल उस दौलत के बारे में सोच रहा था जो सोनिया मेरे लिए छोड़ गई थी, और अब इस दुनिया के लोग मुझसे छीनने के लिए आ गए थे। मुझे पता था ये मुझसे छीन लेंगे, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह खिलाड़ी नहीं था, और ये खिलाड़ी थे। पेचो-खम को समझते थे। मैं तो आज तक अदालत के पास से भी नहीं गुजरा था, और ये लोग मुझे इसके अंदर घसीटने चले थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। किरण के फ्रॉड शोहर ने यह साबित कर ही दिया कि मैंने सोनिया की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उससे तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली है, जबकि हकीकत ये थी कि किरण के शोहर की खुद उसकी जायदाद पर नज़र थी, और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था वो जायदाद हासिल करने के बाद उसे छोड़ देता। मेरे पास कोई गवाह न था, और जो थोड़े बहुत थे हमदानी समेत थे, उन्हें मिस्टर अफरीदी ने ख़रीद लिया था। तमाम गवाह और सबूत मिस्टर अफरीदी के हक़ में थे, और आखिरकार अदालत ने तमाम जायदाद किरण के नाम कर दी। ठीक 2 हफ्ते बाद दिन काफ़ी खुनक था। गो के इतनी गर्मी नहीं थी, मगर पसीना आ रहा था। मैं उसी होटल में बैठा एक बार फिर चाय पी रहा था, और आज का नया अखबार भी मेरे हाथ में था। एक हाथ में चाय और दूसरे से अखबार को उलट पलट करता हुआ मैं फिर से अपनी किस्मत खोज रहा था। किसी ने क्या खूब कहा है, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से।